तो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो कि भारत की आबादी की ओर ध्यान आकर्षित करता है और हमें जानना भी चाहिए। जिस एक ऐसा देश हमारा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी रखने का एक मुकाम हासिल किया है। ये अच्छाई तो नहीं है, लेकिन अब जो है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं वो आबादी से कहीं ना कहीं आबादी को लेकर ही समस्याएं जो होती हैं, चाहे वो संसाधनों की हों, रोजगार की हों, तमाम चीज़ें ऐसी आती हैं कि जो जनसंख्या जिसमें समस्या का कारण बताया जाता है। क्योंकि हम दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले देश में कंसीडर किए जाते हैं, तो आफ्टर ऑल है क्या मामला? तो मामला है देश की जनसंख्या को लेके। और जो रिपोर्ट आई है उसके रिपोर्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऐसे विषय जो भारत की आबादी को और आकर्षित करता है। कारण है दुनिया की सबसे आबादी रखने वाला देश हमारा, जिसमें बहुसंख्यक की जो आबादी है वो लगातार घट रही है। वो अल्पसंख्यक जो होते हैं देश में, उनकी आबादी बढ़ रही है। तो चूंकि ये चर्चा का कारण बना और ये रिपोर्ट कहाँ से आई है, इसके आंकड़े क्या है, हम सब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आज। तो मामला है हमारी जनसंख्या को लेकर, देश की जनसंख्या को लेकर। तो रिपोर्ट कहाँ से आई है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तमाम आंकड़े हम दिखाएंगे, आपको बताएंगे। और पेन कागज लेके, एकदम कॉपी लेके आप बैठ जाइएगा, क्योंकि आज का विषय जो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही है दस की जनगणना की, जो कि पिछली बार 2011 में हुई थी। हर दशक के बाद हमारे यहाँ जनगणना होती आई है। आज से नहीं, अंग्रेजों के शासनकाल से होती आई है। लॉर्ड मेयो जो हुआ करते थे वायसराय अपने यहाँ के, उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके बाद जो नियमित जनगणना हुई वो रिपन के कार्यकाल में 1881 शुरू हुई। हालांकि इसका जो डाटा पहला वाला है वो 71-72 का है, 1871-72 का। ये परीक्षा में बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है। तो चूंकि जो अल्पसंख्यकों की जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है भारत में, केवल हम भारत की बात नहीं करेंगे, हम 167 देशों की बात करेंगे। जो रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट में दावा किया गया है, उनकी बात करेंगे। हालांकि रिपोर्ट भारत की सरकार की तरफ से ही जारी की गई है और उसमें तमाम भूचाल आ गया। जैसे मान लीजिए एकदम राजनीति में गहमा गहमी जुट गई है, तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चूंकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो अल्पसंख्यक है उनकी आबादी में वृद्धि देखी गई, और ये वृद्धि का आंकड़ा कब से कब तक का है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये 10वीं जनगणना की वृद्धि का आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा है हमारी जो हम जैसे ही स्वतंत्र हुए, इसके बाद हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में। तो 1950 से लेकर 2015 के बीच का आंकड़ा है, यानी 65 साल का ये आंकड़ा आप कंसीडर कीजिएगा। तो इसमें हुआ क्या है कि जो बहुसंख्यक हैं, जो मेजॉरिटी है उसमें कमी देखी गई, जो माइनॉरिटी है उसमें तेजी से वृद्धि देखी गई। और खासकर वृद्धि किस में देखी गई है, आंकड़ों के अगर बात करें, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं, रिपोर्ट का दावा है कि जो मुसलमानों की जनसंख्या उसमें बहुत तेजी से रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। इस तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ 10 साल में जनगणना होती है, हालांकि नहीं हुई है। ये हम अपना कह सकते हैं ना कि हम अपने आप को बहुत सक्षम समझें या इसको अपनी नाकामयाबी कंसीडर करें, ये तो आप खुद विचार कर सकते हैं। कि हमारे यहाँ जो हमने बहुत ऐसे चीज़ें देखी हैं, युद्ध देखे हैं, तमाम सूखा, अकाल, बाढ़, सब कुछ देखा, लेकिन कभी हमारे यहाँ 10 की जनगणना में कभी कोई कमी नहीं आई। लेकिन इस दशक में ऐसा गुजरा है कि 2024 आधा होने वाला है, जो कि 2021 में जनगणना होनी थी, वो नहीं पूरी हो पाई। जिस देश में जनगणना नहीं अपना करवा पाया हो, उसके हालत कैसे होंगे ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन चूंकि हमें आंकड़ों की बात करनी है पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, तो हमें परीक्षा की दृष्टि से देखना है, तो चलिए बात करते हैं। तो जो कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, वो उस हिसाब से 2021 में जनगणना होनी थी। तो रिपोर्ट कहाँ से आई है, ये अगर हम बात करें तो रिपोर्ट आई है भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी आर्थिक सलाहकार समिति होती है। आर्थिक सलाहकार समिति जो परिषद होती है उसके द्वारा निकाली गई है। इसमें कहा गया है कि भारत की हिंदू जनसंख्या में 8% की गिरावट देखी गई है। कब से कब तक? 1950 से 2015 तक।
8% की गिरावट देखी गई है। वहीं मुसलमानों की जनसंख्या में 43%, 43% की वृद्धि देखी गई। ये आंकड़े 1950 से लेके और ये हमारा 2015 तक के आंकड़े हैं। यहाँ जब ये जैसे ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो टॉप न्यूज मतलब ये बन के उभरी। तमाम चूंकि लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है तो तमाम बयानबाजी भी शुरू हुई। चूंकि आरोप प्रत्यारोप ये है कि जो कांग्रेस ने कहा कि ये जो 400 पार का जो नारा बुलंद करती है बीजेपी, इनका केवल ये है कि हिंदू अपनी तरफ करना है, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल रहा है, इसलिए ये रिपोर्ट आई है। जबकि बीजेपी का कहना है कि जो धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया गया कुछ राज्यों में, दक्षिण भारत के कुछ राज्य कर्नाटक, केरल वगैरह में जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, अगर हम इनको लेके चलें कि अल्पसंख्यक को आरक्षण दे रहे हैं तो धर्म के आधार पर आरक्षण हमारे देश में कहीं कभी था ही नहीं, तो धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे दे सकते हैं। और जहां आबादी अगर 51-49 का मामला बनता है, मान लीजिए 51% है माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है और 49% माइनॉरिटी है, बहुसंख्यक 51% और 49% अल्पसंख्यक है, तो अल्पसंख्यक वो हुए कैसे? वो तो बहुसंख्यक ही हो गए। तो उनको किस आधार पे आप आरक्षण देंगे? बीजेपी का सीधा सीधा सवाल है कि आप अगर इनको आरक्षण देते हो, जैसे आपने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में दिया हुआ है, तो उसको कैसे कंसीडर करोगे? आप किसका आरक्षण काट के दोगे? एससी या ओबीसी का दोगे? भाई हिंदू मेजॉरिटी में जो कैटेगरी बांटी गई है जनरल से लेके ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, तो ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण काट के ही अल्पसंख्यक को दोगे। ये चूंकि तर्क वितर्क हैं अपने राजनीति के, जो कि मामला चलता रहता है, देश है, बड़ा देश है और लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं। हम बात करते हैं कि चूंकि आरक्षण की है तो आरक्षण के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा था कि 2006 की बात है कि आप माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यक को कैसे परिभाषित करेंगे? अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक ही होना चाहिए। जो डाटा कहता है कि जो आज़ादी के समय मुस्लिम आबादी मात्र 9.84% थी देश में, वो आज के समय में 2015 की अगर हम बात करें, जो रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 14.9% आबादी हो चुकी है। ये मुस्लिम की केवल हम बात कर रहे हैं। तो ये कहीं कहीं तो इनकी आबादी जैसे क्षेत्र विशेष में देख लो तो 50% भी है, 30% भी है, कहीं 25% भी है। तो उनको अल्पसंख्यक आप कैसे कह सकते हो? ये हाईकोर्ट ने ऑलरेडी कहा हुआ है। चलो बात करते हैं कि ये प्रश्न दिमाग में ये भी आना चाहिए कि आर्थिक सलाहकार होती क्या है, आर्थिक सलाहकार की जो बॉडी होती है ये चूंकि है क्या? प्रश्न तो आना चाहिए जब हम लोग अगर उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो प्रश्न, एक क्यूरियोसिटी दिमाग में होनी चाहिए कि आखिर आर्थिक सलाहकार समिति होती क्या है। तो इसके विषय में मैं बता दूं, चूंकि प्रश्न ये बनता है कि आर्थिक सलाहकार समिति है क्या, ये संवैधानिक बॉडी है, नियमित बॉडी है या असंवैधानिक बॉडी है? तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि ये संवैधानिक बॉडी हो। ये कोई संवैधानिक बॉडी नहीं है, न कोई नियमित बॉडी है। ये प्रधानमंत्री की सलाह के लिए एक विशेष टीम तैयार रखी जाती है, जो बहुत योग्य व्यक्ति होते हैं उनको प्रधानमंत्री की सलाह के लिए। जैसे प्रधानमंत्री तो अभी चुनाव में बिजी है, देश में कौन सी समस्या हो रही है, प्रधानमंत्री चाहता है कि इस बारे में हमें रिपोर्ट चाहिए, तो वो रिपोर्ट वो बना के तैयार करके प्रधानमंत्री जी को देंगे। ये काम है इसकी आर्थिक सलाहकार समिति का। तमाम आर्थिक मामलों में ये अपना रूपरेखा तैयार करते हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाते हैं और रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री जी को सौंप देते हैं। यही काम है आर्थिक सलाहकार समिति का, जिसकी अध्यक्ष अभी मैं एक प्रश्न करता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इस प्रश्न का जब तक आप जवाब खोजें तब तक मैं थोड़ा सा अपने चैनल का प्रचार कर लूँ कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर कोई आपके मन में सवाल हो या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो प्रधानमंत्री सलाहकार समिति उसके जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है वो विवेक देवराय हैं, जो कि नीति आयोग के सदस्य रह चुके हैं पूर्व में। वो इस समय अभी इसके चेयरमैन हैं। और इन सदस्यों ने इन रिपोर्ट को प्रकाशित किया, बनाने में भूमिका निभाई, अहम भूमिका निभाई, उनके बारे में भी बताऊंगा।
तो ये तो ना तो संवैधानिक बॉडी है, ना कोई नियमित निकाय है, ना कोई एक्ट है इसके तहत। ये केवल एक समिति बनाई जाती है जो प्रधानमंत्री को सलाह देती रहती है आर्थिक रूप से। अब चलो बात करते हैं कि ये रिपोर्ट मतलब केवल भारत के लिए है, तो जी नहीं, ये रिपोर्ट केवल भारत की नहीं है। भारत के आंकड़े जरूर जारी किए। ये रिपोर्ट जैसे मान लीजिए कि 167 देशों की ये रिपोर्ट उन्होंने एनालिसिस किया डाटा का, वहाँ से ये रिपोर्ट निकाली है। 167 देशों को इसमें शामिल किया गया है। तो 167 देशों को शामिल करने का क्या औचित्य है, इसके बारे में हम अभी चर्चा ही करेंगे। आंकड़े आपको बताएंगे जो चौंकाने वाले हैं। चूँकि हमें AU की जो 1 साल पहले रिपोर्ट आई थी, उसने हमें बताया था कि हम विश्व की लार्जेस्ट जनसंख्या रखने वाले देश बन गए हैं। 1 साल पहले की बात है। चलो ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन अब हमने रिपोर्ट जारी की है, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 167 देशों को ध्यान में रखकर ये रिपोर्ट बनाई गई है। भारत की एजेंसी ने दुनिया को आईना दिखाया है, जो कि अभी तक भारत ने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बनाई थी। ये सब विदेशियों का काम था, OECD वाली कंट्री वगैरह जो होती हैं उनका मामला था, ये वही रिपोर्ट बनाती थी। लेकिन भारत ने पहली बार रिपोर्ट बनाई है। दुनिया में बहुसंख्यक की आबादी में जो 167 देश है, जहाँ बहुसंख्यक जो भी मेजॉरिटी में है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो जो जिस देश में मेजॉरिटी में है, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो जैन हो, जो मेजॉरिटी में उनकी जनसंख्या में गिरावट हुई है। कहीं ना कहीं ये डर है कि जो माइनॉरिटी उनको डर है, इसलिए जनसंख्या में वृद्धि देखी जा रही है। तो 22% की कमी देखी गई है। जो 167 देशों की जो मेजॉरिटी है, जो बहुसंख्यक आबादी है, उसमें 22% की कमी देखी गई है। ये रिपोर्ट का दावा है। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जैनों की जनसंख्या में गिरावट आई है। इसमें जो 1950 में भारत में जो आबादी थी वो 0.45% थी, जो 2015 में 0.36% रिपोर्ट में बताई गई है। और इस रिपोर्ट को जारी की गई तब इसमें सदस्य कौन कौन थे, इसको भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो समिका रवि एक सदस्य हैं, दूसरे अब्राहम जोश हैं और तीसरे अपूर्व कुमार मिश्रा हैं। अब चूंकि हम बात करें आंकड़ों की, तो देश की आज़ादी के समय जो हिंदू आबादी थी वो कितनी थी, तो हिंदू आबादी देश में 84.68% थी। और अभी जो 2015 की अगर बात करें तो कितनी बची है, तो 78.06% आबादी अभी हिंदुओं की भारत देश में बची हुई है, यानी 7.82% की आबादी में कमी आई है। इसके अलावा मुस्लिम की बात करें तो जो आज़ादी के समय 1950 में थी वो 9.84% थी, जो बढ़ के 14.09% हो चुकी है, जिसमें 43% की वृद्धि देखी गई है। इसके बाद नंबर आता है क्रिश्चियन का। क्रिश्चियन की जो आबादी थी 1950 में वो 2.24% थी। इसके बाद जो 2015 का आंकड़ा अगर इसकी क्रिश्चियन की आबादी का देखें तो 2.36% है, जिसमें 5% की करीब बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा सिख की बात करें तो सिख भारत देश में 1.24% थे। और अगर 2015 की बात करें तो इनकी आबादी में भी वृद्धि हुई है, 1.85% इनकी आबादी हो चुकी है। कुल आबादी का जितनी है 144 करोड़ आबादी कंसीडर की जाती है अभी वर्तमान में हमारे देश की, तो इसकी जनसंख्या में करीब 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब चूंकि जो मुस्लिम आबादी की जनसंख्या में अगर वृद्धि कंसीडर की गई है तो उसका कारण क्या है, तो इसका कारण मैंने जो अंदाज़ा लगाया है, मतलब जो हम पॉइंट लिख सकते हैं कि एक तो धर्म परिवर्तन हो गया पहला कारण। दूसरा कारण ये हो सकता है कि दूसरे देशों से आए हुए अवैध प्रवासी जो होते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से देख लो, पाकिस्तान से देख लो, म्यांमार से देख लो, हमारे देश में बहुत प्रवासी आए हुए, श्रीलंका से भी प्रवासी आते हैं जो अवैध रूप से भारत में बस गए, इसलिए उनकी आबादी में वृद्धि हुई है। तीसरा कारण जो इस्लाम की आबादी में वृद्धि की बात करें तो इस्लाम का जो पर्सनल लॉ बोर्ड है, जिसमें शरिया कानून की बात की गई है कि हम चार तो हमारे 40, हम 5 तो हमारे 25, ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहु शादी प्रथा विवाह है, जिसमें कई शादियां करने का नियम बनाया गया है, उसके कारण ही जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है। ये कारण हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि 167 देशों के आंकड़े जो चौंकाने वाले हैं, उसमें बहुसंख्यक की 22% की आबादी गिरावट दर्ज की गई है। इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा हम अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो वह आंकड़ा थोड़ा उल्टा है। अगर पाक की बात करें,
श्रीलंका बांग्लादेश की बात करें तो बहुसंख्यक की आबादी बड़ी है। हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इसमें जो बहुसंख्यक थे उनकी आबादी बड़ी है। उसका एक कारण और हो सकता है कि कट्टरता हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसे हिंदू नहीं रह पाते हैं, ठीक है, उनकी कट्टरता से या तो धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है या वो उनको भगा दिया जाता है। ऐसी कई चीज़ें कंसीडर की जा सकती हैं। उसी प्रकार श्रीलंका और बांग्लादेश में भी बहुसंख्यक की जनसंख्या में वृद्धि हुई, जबकि भारत में बहुसंख्यक जो हिंदू थे उनकी जनसंख्या में कमी देखी गई है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब बात करें कि भारत की जनसंख्या में गिरावट जो 7.82% करीब 8% की जो गिरावट देखी गई, उस वहीं पाक की जनसंख्या में जो बहुसंख्यक है यानी धर्म के आधार पर बना हुआ देश पाकिस्तान इस्लाम कंट्री कंसीडर किया जाता है, तो 3.75% यानी 4.25% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं बांग्लादेश में 18% की बढ़ोतरी देखी गई बहुसंख्यक की आबादी में। अब बात करते हैं कि इसमें कुछ सुखद पहलू, हाँ सुखद पहलू भी हैं क्या, तो जनसंख्या की अगर ओवरऑल बात करें तो सुखद पहलू जो 10 की वृद्धि होती है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, जो लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। हमारे लिए सुखद की एक सुखद बात है कि जनसंख्या में कहीं ना कहीं जो 10 की वृद्धि है वो उसमें कमी आई है, तो जनसंख्या उस प्रकार से विस्फोट नहीं होगा जैसा और दशकों में हुआ है। अब बात करें कि OECD जिसमें तमाम 38 देश आते हैं, जिसका ट्रेड पे 80% का राज है दुनिया में, जिसमें भारत जैसे देश नहीं आते, चाइना भी नहीं आता, यहाँ तक कि OECD के वही 38 देश जिनका मुख्यालय पेरिस में है, उनमें भी कमी देखी गई है। वो भी 29% की कमी देखी गई बहुसंख्यक की आबादी में। ये रिपोर्ट का दावा था। और मैं फिर से अपने दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आपने सेशन को देखा है और जो आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको उसमें कुछ नहीं लगना है। इसी के साथ मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद।